कंजूस कुमार। कुमार नाम का एक सेठ था। सेठ अपनी कंजूसी के लिए बहुत मशहूर था। एक दिन सेठ की पत्नी बोली, आपकी कंजूसी की आदत तो बढ़ती ही जा रही है। कितने दिन हुए एक अच्छा फल तक नहीं खाया। इतना पैसा भला किस काम का कि जो चाहो वो खा भी ना पाओ। अरे अरे बस करो, कितने ताने मारोगी। आज ही लेता आऊंगा, अब चलता हूँ। सेठ काम के लिए निकला ही था कि रास्ते में उसे एक सेब बेचने वाला मिला। अरे भाई, ये सेब कैसे दिए? सेठ जी, 100 रुपए किलो हैं। अरे क्या पागल हो गए हो? 100 रुपए किलो? सेठ हूँ इसलिए लूटना चाहते हो? नहीं सेठ जी, यह भाव तो सबके लिए है। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। सब समझ रहा हूँ। 50 रुपए किलो देने हैं तो बोलो, नहीं तो मैं चला। सेठ जी माफ कीजिए, मेरा सेब महंगा है, मैं नहीं दे सकता। अच्छा, जाओ, मैं किसी और से ले लूंगा। सेठ आगे चला जाता है। लूट मची है, पैसे क्या पेड़ों पर लगते हैं? तभी सेठ को एक और सेब वाला दिखा। सेब ले लो सेब, मीठे मीठे सेब, सिर्फ 50 रुपए किलो। 50 रुपए? अरे भाई ठीक लगाओ, ये दाम तो बहुत ज्यादा है। मैं तुम्हें 20 रुपए दे सकता हूँ, बोलो दोगे? अरे सेठ जी नहीं, इस दाम में तो मुझे भी नहीं मिले हैं। मेरा खुद का बाग थोड़ी है, अगर होता तो शायद तुम्हें दे देता। अरे जाओ, मैं किसी और से ले लूंगा। आगे जाकर सेठ की नजर एक सेब से लदे पेड़ पर गई। सेठ झटपट पेड़ पर चढ़ गया। अरे वाह, जब मुफ्त के सेब मिल गए तो खरीदने क्यों? और बिना सोचे समझे सेठ पेड़ से लगातार सेब तोड़ता रहा। तभी पास में बच्चे गुलेल से सेब पर निशाना लगा रहे थे और एक बच्चे की गुलेल से निशाना सीधा सेठ की आंख पर लगा और वो नीचे गिर पड़ा। उसकी आंख भी फूट गई और कमर भी टूट गई। हाय 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 हाय, क्या हो गया? तभी आसपास खड़े लोगों ने सेठ को उठाया और उसके घर लेकर गए। अरे यह क्या? इतनी चोट कैसे लगी आपको? हे भगवान, मैंने तो केवल आपसे कुछ फल मंगाए थे। कंजूसी की भी हद होती है। अपने हाथ पैर तुड़वा लिए, इतने महंगे तो कोई फल भी ना होंगे। तुम ठीक कहती हो, आज से मैं इतनी कंजूसी नहीं करूंगा। मैजिकल मिनी मैच बॉक्स। कई साल पहले रतनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बड़ा मैच बॉक्सेस तैयारी करने वाला एक फैक्ट्री था। उस फैक्ट्री में कई तरह के मैच बॉक्स बनाते थे। उस फैक्ट्री में दामोदर नाम का एक आदमी काम करता था। वह हर रोज कुछ खाली मैच बॉक्स के डिब्बे घर ले जाकर अपना बेटा सूरज को देता था। उन्हें लेते हुए सूरज बोला, अरे वाह पापा, मैं इन मैच बॉक्सों के साथ कुछ न कुछ बनाऊंगा। सूरज उन खाली डिब्बों के साथ कई तरह के खिलौने जैसे कि कार, जीप, ट्रैक्टर, बस, ट्रक बनाता था और उन्हें स्कूल ले जाकर अपने दोस्तों को भी देता था। एक दिन सूरज मैच बॉक्स बस बनाता है और उसे स्कूल ले जाकर क्लास के बाहर छोड़ देता है। स्कूल खत्म होने के बाद देखा तो वहां पर बस नहीं था। अरे, मेरा बस खिलौना यहाँ नहीं है। लगता है कोई उसको चुरा लिया है। मैं जाकर ढूंढता हूँ। ऐसा सूरज स्कूल के बाहर इधर उधर ढूंढने लगा। फिर अचानक उसका मैच बॉक्स बस बिना खींचे उसके ही तरफ आती रहती है। जब उसने उस खिलौने को ऊपर उठाकर देखा तो वह चौंक जाता है। उस बस के अंदर 2 लिलीपुट्स थे। आप कौन हैं और मेरे बस में क्या कर रहे हैं? सूरज, हम जादुई लिलीपुट के देश से हैं, लेकिन हम बहुत तकलीफ में हैं। हमारी जिंदगी मुश्किल में पड़ गई है। आखिर क्या हुआ, जरा बोलो तो सही। नहीं, आपको हमारे देश आना ही होगा, तभी आपको हमारा दुख पता चलेगा। ऐसा
उस बस के पीछा करते हुए सूरज लिलीपुट राज्य में पहुंच जाता है। वहां जाकर देखा तो वहां के राज्य के लोगों को पानी पीने के लिए तड़प रहे थे। उनके पास नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खेती करने के लिए भी पानी नहीं था। तभी उस राज्य के राजा वहां पर आया। सूरज, मैंने ही आपको इधर लाने के लिए मेरे राज्य वालों को भेजा है, क्योंकि आपको तरह तरह के मिनी वाहन बनाना आता है ना, इसीलिए आपको ही कुछ तरीके निकालकर हमें मदद करना है। सूरज से उनका दुख देखा नहीं गया। तुरंत वह एक आइडिया निकालता है। राजा जी, मैं कुछ न कुछ करके मिनी मैच बॉक्स के साथ कुछ वाटर टैंक, लॉरी बना दूंगा। लेकिन इधर से नजदीक कोई नदी है क्या? बेटा, इधर से कई किलोमीटर दूर एक नदी है, लेकिन उसका सारा पानी समुद्र में चली जाती है। ये बात सुनते ही सूरज मैच बॉक्स के साथ कुछ वाटर टैंकर्स, लॉरी, वाटर बोरिंग ड्रिलिंग ट्रक्स और कार्स, बसेस सभी बनाता है। उस टैंकर्स के साथ पानी नदी से लेकर लिलीपुट के राज्य में पहुंचाया। पानी देखकर सभी लोग बहुत खुश हुए। राजा जी, मैं आपके राज्य में डैम्स, रिजर्वायर्स का निर्माण भी करूंगा। आपको आगे जाकर पानी की कमी नहीं होगी। राजा उसके काम से बहुत खुश होकर बहुत सारा सोना और हीरे देता है, जिसे वह घर लाकर अपने पापा के साथ खुशी खुशी से रहने लगा। हैदराबादी बिरयानी का नाम सुनते ही दिलो दिमाग में एक अजीब सी खुशबू बस जाती है। हैदराबादी बिरयानी अपने स्वाद के कारण पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। जुगनू की हैदराबाद में चिकन और मटन बिरयानी की दुकान थी। उसकी दुकान में बनती हुई बिरयानी की खुशबू ग्राहकों को उसकी ओर खींच लाती थी। अरे जुगनू भाई, कितनी देर में बिरयानी बनकर तैयार हो जाएगी? बस थोड़ी देर और लगेगी साहब। अरे भाई, हमसे रहा नहीं जाता जुगनू, अब जल्दी से बिरयानी निकालकर हमें खिलाओ, वरना खुशबू से ही हमारा पेट भर जाएगा। यह सुनकर वहां सभी लोग हंसने लगते हैं। ठीक है साहब, अभी खिलाता हूँ। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक महामारी फैलने की खबर के कारण चिकन और मटन की सप्लाई बंद हो गई, जिसके कारण जुगनू का काम भी ठप होने लगा। जुगनू के पास रखा सारा चिकन और मटन खत्म हो गया। तो उसने अपने ग्राहकों से कहा, देखिए साहब, अब मैं आप लोगों को बिरयानी नहीं खिला सकता, क्योंकि हमें बीमारी की खबर फैलने के कारण चिकन और मटन की सप्लाई नहीं मिल रही है। सभी ग्राहक उसकी दुकान से मायूस होकर लौट जाते हैं। जुगनू अपने घर आता है। जुगनू को उदास देखकर उसके पिता उससे पूछते हैं, बेटा क्या बात है, आज इतने उदास क्यों हो? जुगनू अपने पिता को सारी बात बताता है। जुगनू की बात सुनकर उसके पिता उससे कहते हैं, बस बेटा, इतनी सी बात? अरे चिकन मटन नहीं है तो क्या हुआ, सब्जियां, पनीर, मेवे तो है ना। मैं कुछ समझा नहीं पिताजी। जाओ तुम अभी आराम करो, कल मैं तुम्हारे लिए बिरयानी बनाऊंगा। अगले दिन जुगनू के पिता उसकी दुकान पर जाकर शाकाहारी बिरयानी बनाने लगते हैं और चावल में पनीर, सब्जियां और मेवे डालकर शाकाहारी बिरयानी बनाते हैं, जिसकी खुशबू से लोग फिर से दुकान की ओर खींचे चले आते हैं। जुगनू ग्राहकों से कहता है, आइए आइए, स्वच्छ शुद्ध शाकाहारी बिरयानी खाइए। आइए आइए, स्वच्छ शुद्ध शाकाहारी हैदराबादी बिरयानी खाइए। लोग बिरयानी खाकर उसकी तारीफ करते हैं। अरे वाह जुगनू भाई, यह तो बिल्कुल चिकन और मटन बिरयानी जैसी लग रही है। हाँ भाई, कुछ भी हो, चाहे चिकन मटन बिरयानी हो या शाकाहारी पनीर बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी का तो स्वाद ही कुछ और है। डायनासोर का अंडा। एक दिन गांव में बहुत सुंदर मेला लगता है। तरह तरह के झूले, बहुत रंग बिरंगी दुकानें, कपड़े, सब कुछ मेले में मिल रहा था। एक बड़ी ही सुंदर लड़की अपनी दुकान के बाहर जोर जोर से चिल्लाकर लोगों को अपनी बातों से आकर्षित कर रही थी। वो कह रही थी, आ जाओ, डायनासोर का सोने का अंडा देखो,
देखने के लिए सिर्फ 5 रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए में सोने का अंडा। डायनासोर के सोने का अंडा देखो और 5 रुपए में मजे ले जाओ। उस लड़की की बातें सुनकर मेले में आया हर कोई इंसान उस सोने के अंडे को देखना चाहता था। लोगों की लाइन लग गई थी। हर कोई उस अंडे को देखकर बहुत हैरान था। आइए आइए, क्यों, कैसा लगा अंडा? मजा आया ना? आते जाओ 5 रुपए, 5 रुपए। हर जगह वो लड़की बहुत मशहूर हो गई थी। दूर दूर से, गांव-गांव से लोग उस मेले में सिर्फ इसीलिए आ रहे थे क्योंकि वो लड़की डायनासोर का सोने का अंडा दिखा रही थी। तभी एक अध्यापिका ने, जो मेला घूमने आई थी, उसने उस बच्ची से पूछ लिया, अरे बेटा, डायनासोर की प्रजाति तो लुप्त हो चुकी है, तुम्हारे पास डायनासोर का अंडा कैसे आया, और वो भी सोने का? और अगर ये सच में सोने का है बेटी, तो तुम उसे बेचकर अपने दिन क्यों नहीं बदल लेती हो? इस तरह गांव-गांव जाकर मेलों में ये अंडा क्यों दिखाना? अध्यापिका की बात सुनकर पिंकी नाम की वो लड़की जोर-जोर से रोने लगती है। टीचर जी, धीरे बोलिए, आप जरा मेरी बात सुनिए। हाँ, बताओ। दुकान के पीछे ले जाकर पिंकी अध्यापिका से कहती है, वो क्या है ना, हम बहुत गरीब हैं और आप तो जानती हैं, लोग तो झट से मूर्ख बन जाते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर ये मिट्टी का अंडा बनाकर मैंने उसे सुनहरे रंग में रंग दिया है और हर किसी को यही कह रही हूँ कि डायनासोर का है। अब आप देख ही रही हैं, हर कोई इस बात को मान रहा है और इस बहाने मेरे घर में खाना पीना यानी आमदनी हो रही है। ये बात सुनकर अध्यापिका पिंकी को समझाती है, बेटा ये गलत बात है, तुम झूठ बोल रही हो, लोगों को धोखा दे रही हो। मैं मानती हूँ कि तुम गरीब हो, मगर ये तरीका बिल्कुल गलत है और अगर गरीबी है तो मजदूरी कर सकते हैं, मगर झूठ बोल के कमाया हुआ धन बहुत गलत है और ये तुम्हारी पहली शिक्षा है जो मैं तुम्हें देती हूँ। पिंकी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी माँ से कहकर मजदूरी करना शुरू कर देती है, छोटा मोटा काम करती है और सरकारी स्कूल में जाकर पढ़ने लगती है और अध्यापिका को कहती है, अब मैं मेले में नहीं जाती हूँ, अब मैं स्कूल जाती हूँ, पढ़ाई करती हूँ और मजदूरी करके माँ बाप की मदद भी करती हूँ। बहुत अच्छा बेटी, बहुत अच्छा। मुंबई का बड़ा पाव वाला गोविंद गांव से मुंबई अपने चाचा राम प्रसाद से मिलने आया था। राम प्रसाद एक मिल में मजदूरी करता था और बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का पेट पालता था। गोविंद को अपने चाचा के घर आए 1 हफ्ता हो चला था। एक दिन राम प्रसाद की पत्नी ने राम प्रसाद से कहा, अजी सुनते हो, पहले ही कम खर्चा था क्या, जो अब ये नया खर्चा हमारे गले आ पड़ा है। अरे भगवान चुप हो जाओ, नहीं तो वो लड़का सुन लेगा, 2-4 दिन घूमकर गांव चला जाएगा। उन दोनों की बात गोविंद सुन लेता है और घर से बाहर किसी काम की तलाश में निकल जाता है। पूरा दिन मुंबई की सड़कों, बाजारों और कई फैक्ट्रियों में काम मांगने के बाद वह थक हार कर समुद्र किनारे आकर बैठ जाता है। तभी वो देखता है कि एक आदमी अपने सिर पर एक टोकरी में बड़ा पाव लेकर बेच रहा था। राम प्रसाद उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। वह आदमी उससे कहता है, अरे क्या बात है बबुआ, क्यों उदास लग रहे हो, कुछ खाया वाया नहीं है क्या बड़ा पाव खाओगे? गोविंद कुछ नहीं कहता और मायूस होकर उसे देखता रहता है। वह आदमी गोविंद को एक बड़ा पाव खाने को देता है। गोविंद बड़ा पाव खाकर उससे कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। अरे बिटुआ, कौन हो तुम, यहाँ क्यों घूम रहे हो? गोविंद उसे सारी बात बताता है और उससे कहता है, चाचा मैं भी कोई काम करना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे पास मेरे लायक कोई काम है तो बताओ। अरे ठीक है बचुआ, कल से मेरे साथ आकर बड़ा पाव बेचो। गोविंद अगले ही दिन उस बड़ा पाव वाले के साथ मिलकर बड़ा पाव बेचना शुरू कर देता है। बड़ा पाव ले लो, बड़ा पाव, स्वादिष्ट स्वादिष्ट बड़ा पाव। गोविंद बड़ा पाव बनाते हुए अपने गांव के पकौड़े बनाने की तरकीब उसमें मिला देता है, जिसके कारण उसके बड़े पाव सभी लोग पसंद करते हैं। अरे वाह बेटा, ऐसे बड़े पाव तो हमने आज तक कभी नहीं खाए। अरे साहब, इसमें मुंबईया स्वाद के साथ साथ मैंने अपने गांव के मसाले भी मिलाए हैं। गोविंद शाम को अपने चाचा से कहता है, चाचा यह लो मेरी आज की पहली कमाई, अब मैं आप पर बोझ नहीं हूँ, मैं अपने बल पर इस शहर में कुछ बनकर दिखाऊंगा। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद है।
और देखते ही देखते गोविंद मुंबई का वड़ा पाव वाला बन जाता है और मुंबई में ही रहने लगता है। चतुर भाई। राम और श्याम की शादी हो चुकी थी। दोनों भाई एक ही घर में रहते थे, लेकिन आए दिन उनकी पत्नियां आपस में बहुत ज्यादा झगड़ा करती थी। हाँ, मेरा पति बड़ा है, घर का मुखिया वही है। देखो दीदी, बहुत हुआ, ये इस तरह से रोब मारना बंद करो। हम छोटे हैं तो क्या हुआ, बराबर की कमाई करता है मेरा पति। इस घर पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा, समझ गई? और अगर मुझे ज्यादा परेशान किया तो पुलिस बुला लूंगी। इस तरह की लड़ाइयाँ हर रोज होती रहती थीं। अब दोनों भाइयों में भी मनमुटाव रहने लगा। तो एक दिन राम सरपंच के पास जाता है और सरपंच से कहता है, सरपंच जी, मेरे घर का माहौल दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। हम दोनों की पत्नी आपस में खुशी खुशी रहने को तैयार ही नहीं। हम दोनों भाई साथ रहना तो चाहते हैं, मगर आप समझ रहे हैं ना। सरपंच अगले ही दिन उसके भाई श्याम से मिलता है और पूछता है, क्यों भाई श्याम, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? कल मेरी मुलाकात राम से हुई, वो काफी परेशान था, तुम क्या कहते हो? अरे वो राम की बातों में मत आइए आप। बहुत चालाक है मेरा बड़ा भाई। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बता रहा हूँ, वो बहुत कमीना है। उसके मन में लोभ है, ईर्ष्या है। सरपंच समझ जाता है कि दोनों भाई एक साथ रहना नहीं चाहते और छोटा भाई बहुत ज्यादा चतुर भी है। सरपंच उनके घर जाता है और उनके घर का बंटवारा कर देता है, लेकिन उनके घर में बस एक ही गाय थी। सरपंच को समझ नहीं आता कि वो एक गाय का बंटवारा कैसे करे। इतने में श्याम बोलता है, अरे सरपंच जी, इसमें क्या बड़ी बात है? एक ही घर की बात है ना। आगे का हिस्सा बड़े भैया का और पीछे का हिस्सा मेरा। बोलिए, ठीक है ना? चतुर भाई के ऐसा कहने पर राम हामी भर देता है। श्याम गैया का दूध निकालता है और दूध, घी और दही खाता है। यह देखकर राम हैरान रह जाता है। राम को ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन राम समझ नहीं पाता कि आखिर वो ऐसा क्या करे कि वो अपने भाई को सबक सिखा सके। राम की पत्नी बहुत समझदार थी। अगले दिन वो गाय को चारा ही नहीं डालती। शाम हो जाती है। उसकी देवरानी बहुत देर तक दूध निकालने की कोशिश करती है, लेकिन दूध ही नहीं देती है गाय। हाय राम, आज तो गैया दूध ही नहीं दे रही। अजी सुनते हो? क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रही हो? आज तो गैया ने दूध ही नहीं दिया। लगता है बड़ी भाभी गैया को कुछ खिलाती नहीं। आगे का हिस्सा तो उनका है ना। तभी जेठानी बाहर आती है और देवरानी से कहती है, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। इतनी चतुराई तुमने उस दिन दिखाई कि पिछला हिस्सा हमें दे दो। तो याद रखो, जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी तब तक इसे मैं चारा देने वाली नहीं। तो फिर दूध कहाँ से देगी? अब श्याम और उसकी पत्नी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। दोनों जेठानी और राम से माफी मांगते हैं और इस तरह प्यार मोहब्बत के साथ एक बार फिर राम और श्याम की पत्नियां गले लग जाती हैं। राम और श्याम भी गले लग जाते हैं और फिर से एक बार सभी परिवार वाले एक साथ रहने लगते हैं। एक गांव में किशन नाम का एक आदमी रहता था। वो एक कंपनी में पीएन का काम करता था। वो वहाँ पर साफ सफाई और बाकी छोटे मोटे काम किया करता था। उसे जलेबी बनाने का बहुत शौक था। जब भी उसे तनख्वाह मिलती वो घर पे जलेबी बनाया करता था। उसकी बनाई जलेबी उसके घर वालों और दोस्तों को बहुत पसंद आती थी। अरे वाह, पापा जलेबी बना रहे हैं, बहुत मजा आएगा। पापा, आप बहुत अच्छी जलेबियाँ बनाते हो। अरे वाह, आज तो आप सुबह सुबह जलेबियाँ बनाने बैठ गए। वाह, मजा आ जाएगा आज तो। आज पड़ोस में हर जगह खुशबू आएगी और लोग मुझे आकर कहेंगे, भाई जलेबी खिलाओ। त्योहार आने पर भी वो घर में ही जलेबी बनाया करता था। अरे भाई, दिन त्योहार पर तेरे पास आने का एक ही फायदा है, वो है तुम्हारे हाथ की जलेबी। सभी को पसंद है, तुम्हारे जीजा जी को खास तौर पर। दिवाली की छुट्टियों के बाद जब किशन ऑफिस गया तब वो देखकर हैरान रह गया कि उसके ऑफिस का मालिक बदल चुका था और उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। किशन बहुत परेशान हो गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा तो घर सिर्फ मेरी ही कमाई से चलता था, अब मेरा घर कैसे चलेगा?
तभी उसका दोस्त मोहन उससे मिलने आता है। क्या हुआ किशन, तुम इतना परेशान क्यों है? किशन मोहन को सारी बात बताता है और कहता है, अब तू ही बता मोहन, मैं क्या करूं? तभी मोहन को एक आइडिया आता है और वो किशन से कहता है, अरे किशन, तू परेशान क्यों होता है? तू तो जलेबी बहुत अच्छी बना लेता है, तो जलेबी बनाने का काम क्यों नहीं शुरू करता? मैं पक्का कहता हूँ तेरा काम खूब चलेगा। लेकिन यार मोहन, मेरे पास इतने पैसे भी तो नहीं है कि मैं एक दुकान ले सकूं। अरे यार, उसके लिए तुझे दुकान की क्या आवश्यकता है? तेरे पास घर में जो कढ़ाई या बाकी सामान पड़ा है उसे लेकर हफ्ते में लगने वाले बाजार में जा और वहाँ जलेबी बनाकर बेचनी शुरू कर। किशन मोहन की बात मान लेता है और साप्ताहिक बाजारों में जलेबी बेचना शुरू करता है। धीरे धीरे किशन का काम चल पड़ता है और उसकी जलेबी की तारीफ सभी करते हैं। अरे भैया, तुम्हारी जलेबी गरम गरम खाकर मजा आ गया। आज मुझे 2 किलो और पैक कर दो। भाई वाह, इस बाजार में मैं काफ़ी समय से आ रहा हूँ, लेकिन ऐसी जलेबी मैंने आज तक कभी नहीं खाई। हाँ भाई साहब, आप ठीक कह रहे हैं, मैं तो खास जलेबी खाने आता हूँ बाजार में। किशन की खूब कमाई होने लगी। वो अब साप्ताहिक बाजारों के अलावा मेलों में जाकर भी जलेबी बेचने लगा। किशन ने मोहन का धन्यवाद किया। मोहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम मुझे सुझाव ना देते तो ना जाने मेरा क्या होता। अरे दोस्त, कला तो तुम्हारे हाथ में है, मैंने तो उसे बढ़ावा दिया है। और लोग किशन को किशन मोबाइल जलेबी वाला के नाम से जानने लगे। तालाब के बीचों बीच एक बहुत बड़ी विशाल मछली रहा करती थी। यूं तो तालाब में बहुत सारी रंग बिरंगी मछलियां रहा करती थी, लेकिन विशाल मछली का आकार हद से ज्यादा बड़ा था। वो अक्सर सोने में ही अपना समय बिताती थी। एक दिन उस तालाब के पास एक मछुआरा और उसकी पत्नी आए। मछुआरे की पत्नी ने उससे कहा, अरे अरे देखो तो सही, इस तालाब में कितनी सारी मछलियां हैं। मैं तो कहती हूँ मछलियां पकड़कर बाजार में बेचते हैं। बोलो कैसा रहेगा? हाँ, ये तो बहुत अच्छा उपाय है, चलो शुरू हो जाओ। दोनों पति पत्नी मिलकर अब हर रोज वहाँ से हजारों मछलियाँ लेकर जाते और बाजार में बेचते थे। धीरे धीरे उस छोटे से तालाब की मछलियाँ खत्म होती जा रही थीं। विशाल मछली को इस बात की बिल्कुल खबर नहीं थी, लेकिन बाकी मछलियों को इस बात की बहुत चिंता थी। तो सभी मछलियों ने योजना बनाकर बड़ी मछली के पास जाने का फैसला किया। उठो उठो बड़ी मछली उठो, मुसीबत की घड़ी आ गई है। ये तालाब बहुत जल्द बिना मछलियों के हो जाएगा और यहाँ तुम अकेली रह जाओगी। अरे उठो ना। सभी मछलियों के उठाने पर विशाल मछली जाग जाती है। क्यों परेशान कर रही हो? बात क्या है और इतना शोर कैसा? अरे अरे, एक मछुआरे और उसका पति, एक दिन उन दोनों की नजर हमारे तालाब पर क्या गई? वो लोग हर रोज हजारों मछलियाँ हमारे तालाब से ले जाते हैं। क्या कहा? हाँ, और देखो तो सही, आसपास कोई सहेली नहीं बची तुम्हारी। सबकी सब वो ले गए और बहुत जल्द हमारा नंबर भी आ जाएगा। तुम कुछ करो, अब जागने का वक्त है, सोने का नहीं। कितने बजे आते हैं सब? बस आते ही होंगे, तो चलो मेरे साथ। विशाल मछली देखने में इतनी विशाल थी कि उसे देखकर हर कोई यूं ही डर जाता था। विशाल मछली ने मछुआरन और उसके पति के आते ही तालाब से बाहर छलांग लगा दी। यह देखकर दोनों पति पत्नी डर के मारे वहां से भाग गए। अरे अरे अरे, देखो देखो, इतनी विशाल मछली, लगता है ये व्हेल मछली है, ये तो हमें खा जाएगी। अरे भागो, आज के बाद इस तालाब के पास हम नजर भी नहीं आएंगे, जा रहे हैं। विशाल मछली तुरंत उनके जाते ही पानी में वापस लौट आती है और इस बात पर सभी बहुत खुश हो जाते हैं और नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी मछलियाँ विशाल मछली को धन्यवाद देती हैं। शुक्रिया विशाल मछली, तुम यूं तो सोती बहुत हो, करती कुछ नहीं, लेकिन हो बड़े काम की। आज तुमने हम सबकी जान बचाई है, शुक्रिया। अब ये दोनों लालची पति पत्नी हमारे तालाब की तरफ कभी नहीं आएंगे और हम सुकून से रहेंगे। तो चले।
हाँ, मैं तो सोने जा रही हूँ। विशाल मछली फिर से आराम करने के लिए चली जाती है। 3 सर वाली जादुई मुर्गी। गोपी और उसकी पत्नी मुर्गियां पाला करते थे। उन्हें पालते उनके अंडों को गांव-गांव, शहर-शहर जाकर बेच दिया करते थे। गोपी का एक बेटा था, चंदा। चंदा बहुत प्यारा था और उसे हर समय मुर्गियों के साथ खेलने में बहुत मजा आता था। धीरे-धीरे अंडों के कारोबार के साथ-साथ उसके पिता ने मुर्गियों को बेचना भी शुरू कर दिया। इस बात से अब चंदा बहुत खामोश और निराश रहने लगा। एक दिन उसने सोचा, ये सब मेरे दोस्त हैं। इस तरह से तो सभी मुर्गियां एक एक करके मुझसे दूर हो जाएंगी। मैं कैसे रहूंगा? मुझे माँ से बात करनी चाहिए। चंदा अपनी माँ के पास जाता है और अपने दिल की बात कहता है। उसकी माँ उसे समझाती है, अरे मेरे लल्ला, कैसी बातें करता है। अरे हमारा तो व्यापार ही ये है, अंडे बेचना, मुर्गियाँ बेचना। अब अगर यही बंद कर देंगे तो घर कैसे चलेगा? और तुझे तो बड़ा अफसर बनना है। जब तू बड़ा होके बहुत ही बड़ा अफसर बन जाएगा ना, तब देखना ये सारे काम हम बंद कर देंगे। हाँ, चल जा, अपना दूध पी और सो जा। अपनी माँ की बात से चंदा बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था। वो रात में उठता है और एक मुर्गी का ढांचा बनाता है। 2 सर बनाकर एक अपनी पसंदीदा मुर्गी के सर के अगल बगल लगा देता है और अगले दिन शोर मचाकर कहता है, अरे माँ, देखो देखो, ये तो 3 सर वाली मुर्गी है। लगता है जादुई है। अब हम इसे नहीं बेचेंगे। अब मैं इसके साथ खेलूंगा। गत्ते के बने हुए टूटे फूटे सरों को देखकर चंदा के माता पिता समझ जाते हैं कि चंदा उनके साथ बहुत बड़ा मजाक कर रहा है। लेकिन उसका दिल रखने के लिए उसकी माँ अपने पति को इशारा करके कहती है, सुनो जी, मैं समझ गई हूँ। ये इतना बड़ा नाटक इसीलिए कर रहा है कि कम से कम एक मुर्गी दोस्त इसकी बच जाए। अपने बच्चे के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। आप भी यही दिखावा करो कि ये सच की मुर्गी है जिसके 3 सर हैं और आप इसे नहीं बेचोगे। वादा करोगे ना? हाँ हाँ, ठीक है। अपने बच्चे के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। दोनों पति पत्नी इस तरह का दिखावा करते हैं कि जैसे वो जानते हैं कि मुर्गी सच में 3 सर की है और जादुई है, लेकिन फिर भी वो उससे डरते हैं और उसे अपने घर से बाहर जाने ही नहीं देते। और इस तरह अब चंदा अपनी प्यारी मुर्गी दोस्त के साथ हमेशा के लिए खुश रहता है। देखा मुर्गी, मैंने तेरी जान बचाई। थोड़ा झूठ बोलना पड़ा, पर क्या करूं, दोस्ती के लिए ये बहुत जरूरी है ना। चाय वाला। एक नगर में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वो अपने माता पिता के साथ रहता था। उसकी माँ ने उसे स्वादिष्ट खाना बनाना सिखाया और कहा, बेटा, तुमने अच्छा खाना बनाना सीख लिया है। अब तुम कभी भूखे नहीं रहोगे। माँ, क्या कहती हो? मैं सबसे अच्छा क्या बना लेता हूँ? बेटा, तुम्हारे हाथ की बनी चाय सबसे अच्छी होती है। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, कोई काम करो। मैं अकेला काम करके घर नहीं चला पाता हूँ, मेरा हाथ बटाओ। पिताजी, मुझे तो खाना बनाना ही आता है। माँ कहती है कि मैं चाय अच्छी बनाता हूँ, तो क्या मैं चाय का ठेला लगा लूँ? ठीक है बेटा, ये लो कुछ पैसे और कल से ही अपना काम शुरू कर दो। राजू ने अपना काम शुरू किया। एक दिन राजू का दोस्त उससे मिलने आया। अरे राजू, तुम इतना महंगा दूध क्यों डालते हो चाय में? ऐसे तो तुम्हारी कमाई कैसे होगी? तुम्हें तो थोक बाजार से बहुत ही सस्ती चाय पत्ती और चीनी भी मिल जाएगी, उसका इस्तेमाल करो। तुम तो व्यापार करना नहीं जानते, मुझसे सीखो। नहीं दोस्त, मेरी माँ ने मुझसे कहा है कि यदि मैं अच्छा खाना बनाऊंगा तभी कामयाब होऊंगा। उस रात राजू ने सोचा, लगता है दोस्त ठीक कह रहा था।
मेरे पास तो बहुत ही कम लोग आते हैं चाय पीने। इस तरह मैं ज्यादा कमाई नहीं कर पाऊंगा। कल से मैं भी दूध में पानी मिलाकर देखता हूँ, शायद ग्राहक बढ़ जाएं। अगले ही दिन राजू ने दूध में पानी मिलाना शुरू कर दिया। अरे राजू, आज चाय में कुछ गड़बड़ है, क्या बात है? वो लगता है आज दूध में कुछ मिलावट है, कल से मैं ध्यान रखूंगा। हाँ भाई, ध्यान रखो, वरना तुम्हारी चाय और दूसरों की चाय में क्या फर्क रह जाएगा। ये बात सुनते ही राजू को आभास हुआ कि वह गलत कर रहा है। वह तुरंत ताज़ा दूध लाया और फिर उसी से चाय बनाकर बेचने लगा। कुछ ही दिनों में उसकी चाय दूर दूर तक मशहूर हो गई। जो भी उसके ठेले के पास से गुजरता चाय पी के ही जाता। अच्छा हुआ सही समय पर मुझे समझ आ गई, वरना मैं अपना काम मुश्किल में डाल देता। सीख, ईमानदारी से किए गए काम में ही बरकत होती है। सत्तू और उसकी पत्नी का गाय का घी बेचने का बहुत बड़ा व्यापार था। धीरे धीरे उनका व्यापार बहुत नुकसान उठा रहा था। लोग उनका घी खरीदते ही नहीं थे, क्योंकि गांव में और भी बहुत से लोगों ने गाय पाल रखी थी। उनका दूध, घी, मक्खन इत्यादि वो बाजार में बेचते थे। हर किसी को हमेशा सत्तू का सामान पसंद नहीं आने लगा। इस बात से सत्तू बहुत परेशान हो गया। एक दिन सत्तू की बेटी जब स्कूल से घर लौटी, पिताजी पिताजी, कल स्कूल की फीस भरनी है, आपको ध्यान है ना? अरे बिटिया, फीस क्या? मुझे तो लगता है आगे मैं तुझे पढ़ा भी नहीं पाऊंगा, कुछ खिला भी नहीं पाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं ठीक कहता हूँ बिटिया। अरे हमारी 5 गायें हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरा ना तो घी बिक रहा है, न मक्खन, न दूध। अरे पूरे गांव को एक ही व्यापार मिलाना करने के लिए। तभी सत्तू की पत्नी उससे कहती है, ये कैसी बातें आप बच्ची के सामने कर रहे हो? मैं मानती हूँ व्यापार में बहुत घाटा हो रहा है, लेकिन कोई उपाय निकालो। बच्ची को पढ़ाना लिखाना है कि नहीं? मेघा अपने माता पिता को परेशान देखकर अपने पिता से कहती है, पिताजी, हमें टीचर ने सिखाया है कि व्यापार बढ़ाने के लिए नई नई योजनाओं का होना बहुत आवश्यक है, जो लोगों को लुभाएं, जो लोगों को ये बताएं कि हम कुछ अलग बेच रहे हैं। घी तो सभी बेचते हैं, आपको कुछ और करना होगा, जिससे आकर्षित होकर हमारे पास ग्राहक आए। अरे ऐसा क्या करूं, तू ही बता दे। पिताजी, हमारे पास 5 गाय हैं, क्यों ना हम 4 गाय का रंग अलग अलग रंग से रंग दें? क्या कह रही हो बेटी? गाय का एक ही रंग होता है? अरे रंग बिरंगी गाय कभी देखी है क्या? वही तो कह रही हूँ पिताजी। अगर हम अपनी गाय को सुंदर खूबसूरत रंग से रंग देंगे, उन्हें सुंदर सुंदर पोशाक पहनाएंगे, तो लोगों को हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास पंचरंगा घी है। अरे वाह बिटिया, तू तो बड़ी मजेदार बातें करने लगी। मेघा की माँ को मेघा की बातें बहुत अच्छी लगती हैं और वो अपने पति से कहती है, अरे बहुत बढ़िया योजना है, तुम करके तो देखो। सत्तू अपनी बेटी की बात मानकर हर जगह बड़ा बड़ा बोर्ड लगा देता है, पंचरंगी गाय का देसी घी। लोग उस बोर्ड को पढ़ते हैं तो सत्तू के घर गाय का दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं। रंग बिरंगी खूबसूरत गाय देखकर हर कोई उनका घी खरीदता है। दिन प्रतिदिन अब सत्तू का घी बाजार में दूर दूर तक जाने लगा। सत्तू का व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। यह देखकर एक दिन सत्तू की पत्नी अपने पति से कहती है, अरे वाह, मजा ही आ गया। अभी तो हमने अपनी बिटिया को 8वीं कक्षा तक ही पढ़ाया है और इतना बड़ा ज्ञान दे गई हमें। देखो, मैं तो कहती हूँ इसकी पढ़ाई बंद मत करो, ये बड़ी होकर बहुत बढ़िया बिजनेस करेगी। क्यों बेटी, बिजनेस ही कहते हैं ना? हाँ अम्मा। हाँ, इस तरह मेघा की समझदारी से न केवल उसने अपने पिता का बिजनेस बढ़ाया, बल्कि अपनी समझदारी के साथ उसने अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा। चंदन एक बहुत अच्छा लड़का था। वो अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहा करता था। शहर में वो पढ़ने के लिए जाया करता था। अचानक उसके पिता का स्वर्गवास हो जाता है और उसकी पढ़ाई छूट जाती है। एक दिन वो अपनी माँ से कहता है,
माँ, अब हम क्या करेंगे? बेटा, अब तुझे अपने पिता की जगह खेती करनी होगी। हमारी इतनी जमीन है, उसका कुछ तो करना होगा, नहीं तो गुजारा कैसे चलेगा मेरे बेटे। और रही बात पढ़ाई की, वो तो तुझे अब शाम के वक्त ही करनी होगी। स्कूल जाना अब लगातार मुश्किल होगा बेटा। कोई बात नहीं माँ, तुम परेशान मत हो। जानती हो माँ, बहुत दिनों से शहर नहीं गया। वहाँ पर हम बहुत ज्यादा टॉफी और चॉकलेट खाते थे। पिताजी कभी कभी मुझे पैसे दिया करते थे, मैं उन्हीं से खरीद कर खाता था। गांव में तो ये सब चीजें मिलती ही नहीं। बेटा, ये सारी चीजें तो गांव में नहीं मिलने वाली, ये तो बस शहर में मिलती हैं। हाँ माँ, तुमने ठीक कहा। चंदन अपने पिता के खेत में जाके काम करने लगता है। एक दिन वो बहुत उदास खेतों के पास एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचने लगता है। ओहो, पिताजी क्या ये अनाज की खेती करते थे? अनाज की कमी तो गांव में है ही नहीं, हर किसी के पास अनाज है। मुझे तो ऐसा कुछ चाहिए कि मेरे खेतों में चॉकलेट, टॉफी, लॉलीपॉप, ये सब की खेती हो और मेरे गांव के दोस्तों को मैं ये सब खिला सकूं। अभी चंदन ऐसा सोच ही रहा था कि अचानक से ऊपर बैठी एक चिड़िया 2-4 दाने उसकी झोली में गिरा देती है। तुम कौन हो? मैं हूँ जादुई चिड़िया कोमल। तुम्हारे पिता ने मुझे बरसों तक खाना खिलाया है। आज आशीर्वाद के तौर पर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। ये जादुई बीज हैं, इन्हें लगाओगे तो जो चाहोगे उसकी खेती होगी। सच? बहुत बड़ी बात कर दी तुमने, मेरा तो दिल खुश कर दिया। चंदन सभी खेतों में अनाज बोता है, लेकिन एक प्यारे से बड़े से खेत में वो सिर्फ और सिर्फ वही बीज बोता है जो उसे जादुई चिड़िया ने दिए थे, और मन ही मन कामना करता है। बस मैं यही चाहता हूँ कि इस खेत में चॉकलेट की खेती हो। अगले दिन जब चंदन अपने खेतों में वापस लौटा तो उसकी आंखें ये देखकर हैरान रह गई कि पूरा खेत बिल्कुल चॉकलेट की खेती से भरा पड़ा था। अरे वाह, मजा आ गया। सच में जादुई चिड़िया, तुमने तो कमाल कर दिया। एक गांव में एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। वो अकेले ही अपनी जमीन पर थोड़ी बहुत खेती बाड़ी करके और सब्जियां गांव के बाजार में बेचकर अपना गुजारा कर लिया करती थी। एक दिन जब वो सब्जियां बेचकर वापस आई तो उसने देखा कि उसके घर के सामने एक कौवा घायल पड़ा हुआ है। अरे अरे अरे, क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ कैसे गिरे? तुम्हें चोट कैसे लगी? ऐसा कहते हुए बुढ़िया ने एक कौवे को उठा लिया और अपने घर के अंदर ले गई। उसने कौवे की चोट पर मरहम लगाया, उसे खाने के लिए रोटी और पीने के लिए पानी दिया। पानी पीकर उसे होश आ गया और कौवे ने अपनी चोंच हिलाकर बुढ़िया का धन्यवाद किया। तब बुढ़िया ने उससे कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी चोट जल्दी ठीक हो जाएगी और तुम फिर से उड़ने लगोगे। बुढ़िया ने कौवे की 3-4 दिन तक खूब सेवा की। एक दिन जब वो बुढ़िया सुबह सुबह उठी तो उसने देखा कि कौवा उसके घर में ही नहीं है। अरे कौवा कहाँ गया? उसे कोई बिल्ली तो नहीं ले गई? तभी बुढ़िया को अपने आंगन के पेड़ से काए काए की आवाज सुनाई दी। बुढ़िया ने देखा तो कौवा बिल्कुल ठीक हो गया था और पेड़ पर बैठा काए काए कर रहा था। अच्छा, तो तुम ठीक हो गए हो। ठीक है, अब तुम आजाद हो, कहीं भी उड़कर जा सकते हो। जब बुढ़िया ने ऐसा कहा तो कौवा उड़कर उसके सामने बैठ गया और कहने लगा, नहीं नहीं अम्मा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपके पास ही रहूंगा। अरे क्या तू बोल सकता है? हाँ अम्मा, मैं बोल सकता हूँ। अब कौवा बुढ़िया के पास ही रहने लगा। एक दिन जब सुबह सुबह कौवा बाहर से उड़कर आया तो उसने देखा कि बुढ़िया अंदर बीमार पड़ी है। उसे बहुत तेज बुखार था और वो बुखार में दर्द के मारे कराह रही थी। कौवे ने अपनी चोंच से बुढ़िया को पानी पिलाया। पानी पीते ही बुढ़िया की आंखें खुल जाती हैं और तब कौवा कहता है, आप फिक्र मत करो, मैं अभी जाकर डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। और कौवा उड़ता हुआ सीधा डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कौवे को देखा और कहा, अरे ये कौवा कहाँ से आ गया?
उड़ाओ इसे यहाँ से। लेकिन कौवे ने झट से डॉक्टर की घड़ी उठाई और उसे लेकर उड़ने लगा। घड़ी काफी कीमती थी। डॉक्टर और उसके कर्मचारी भी पकड़ो पकड़ो कहते हुए कौवे का पीछा करने लगे और भागने लगे। कौवा उड़ते उड़ते सीधा बुढ़िया की झोपड़ी के पास गया और अंदर आ जाता है। जब डॉक्टर और उसके कर्मचारी झोपड़ी के अंदर गए तो बुढ़िया को बीमार देखकर सारी बात उनकी समझ में आ गई। अच्छा, तो कौवे महाराज ये बात है, हमें यहाँ बुलाना चाहते थे आप। डॉक्टर के ऐसा कहते ही कौवा वो घड़ी डॉक्टर के सामने फेंक देता है। डॉक्टर ने बुढ़िया को देखा और उसे अपने साथ अस्पताल ले गया। उसका वहाँ अच्छे से इलाज हुआ। कुछ ही दिनों में अच्छा इलाज मिलने के कारण बुढ़िया बिल्कुल ठीक हो गई। आज तुम्हारे कारण ही मैं जिंदा हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसा कहते ही बुढ़िया ने कौवे के माथे को अपने हाथों से सहलाया। जैसे ही बुढ़िया ने कौवे को सहलाया वो एक जवान आदमी में बदल गया। यह देखकर वो बुढ़िया हैरान रह गई। अम्मा, मुझे एक ऋषि ने श्राप दिया था और कौवे में बदल डाला था और कहा था कि मेरे द्वारा एक भला काम होने पर जब कोई मेरे सर को सहलाएगा तो मैं अपनी असली रूप में आ जाऊंगा। आज से तुम ही मेरी माँ हो और मैं तुम्हारा बेटा। और इस तरह बुढ़िया अकेली नहीं थी, उसके पास एक बेटा था और जादुई कौवे को श्राप से मुक्ति मिल गई थी और वो बुढ़िया के साथ साथ अब आगे के लिए हमेशा खुश रहने लगा था। जादुई चिकन मशीन। राम और कमल दो सगे भाई थे। वो दोनों श्यामपुर गांव में अपने माता पिता के साथ रहा करते थे। उनके पिताजी का अंडों और मुर्गियों का कारोबार था। जैसे ही राम और कमल बड़े हुए वैसे ही उनके माता पिता ने उन दोनों की बड़े धूमधाम से शादी की। राम की बीवी का नाम था कमला और कमल की बीवी का नाम था विमला। राम की बीवी कमला व्यवहार की बहुत अच्छी थी। उसने घर में आते ही घर का सारा काम संभाल लिया। वो सुबह जल्दी उठकर अपने सास ससुर की सेवा करती, घर का सारा खाना बनाती और कमल और उसकी बीवी के लिए भी खाना बनाया करती थी। लेकिन दूसरी ओर कमल की बीवी विमला बहुत ही सुस्त और चालाक थी। वो बड़ी चालाकी से कोई न कोई बहाना बनाकर घर के काम टाल दिया करती थी। कमला दीदी, जरा मेरे लिए भी खाना बना दो ना, मेरे सर में बहुत दर्द है। हाँ हाँ बिमला, मैं बना देती हूँ। ला, तेरे सर पे बाम मल देती हूँ। इस तरह से कमला ने अपनी सेवा भाव से सभी का दिल जीत लिया था। धीरे धीरे राम और कमला ने मेहनत करके अपने पिता के कारोबार को काफी आगे बढ़ा दिया था। ये देखकर विमला बहुत जलने लगी। एक दिन उसने कमल से कहा, अजी मैं तो कहती हूँ बाबूजी से कहकर हिस्सा बंटवारा करवा लो, नहीं तो भाभी ना पूरा हिस्सा खा जाएगी और हम काम करते रह जाएंगे। कमल अपनी बीवी की बातों में आ जाता है और अपने पिता से कहता है, पिताजी बहुत हुआ, मुझे अपने कारोबार में अपना हिस्सा चाहिए। क्या कहते हो बेटा, हिस्सा लोगे? परिवार से अलग रहोगे? हाँ पिताजी, इसमें बुरा ही क्या है? ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। राम कमल के पिताजी घर का बंटवारा करने के लिए दोनों से कहते हैं, लेकिन पिता की बात सुनकर राम कहता है, पिताजी आप ये क्या बात कर रहे हैं? इस घर का बंटवारा कभी नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ कमल को अगर मुर्गियों का कारोबार और एक घर चाहिए तो आप उसे दे दीजिए। मैं और कमला गांव के बाहर वाले मकान में रह लेंगे। शाबाश बेटा, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। और अगले ही दिन राम और कमला घर छोड़कर गांव के बाहर वाले मकान में रहने के लिए चले जाते हैं। ये देखकर विमला और कमल बहुत खुश होते हैं। राम और कमला जैसे ही पुराने मकान की सफाई करने लगते हैं तभी कमला को वहाँ एक बोतल मिलती है। कमला जैसे ही उस बोतल की सफाई करके उसका ढक्कन खोलती है तभी उसमें से एक जादुई आत्मा निकलती है। ये देखकर कमला डर जाती है। डरो मत कमला, मुझे एक शैतान जादूगर ने इस बोतल में बंद कर दिया था। तुमने मुझे आजाद किया है, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसा कहते ही उस आत्मा ने हवा में हाथ हिलाया और देखते ही देखते वो पुराना मकान एक नए अच्छे मकान में बदल गया और साथ में ही एक बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म भी बन गया, जहाँ पर की मॉडर्न टेक्निक की मशीनें लगी हुई थी और खूब सारे अंडे और मुर्गियाँ भी थी। ये देखकर कमला बहुत खुश हुई।
और यहाँ पे विमला और कमल ने अपने बुरे व्यवहार के कारण सारा व्यापार चौपट कर दिया। कमल को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने जाकर अपने पिता और अपने बड़े भाई से माफी मांगी और दोनों भाई फिर से इकट्ठे होकर रहने लगे। मिर्ची भजिया वाले और समोसे वाले की लड़ाई। कोटलपुर नाम के गांव में श्याम नाम का पकौड़े वाला रहता था। वह पूरे शहर में मशहूर था और बहुत स्वादिष्ट पकौड़े बनाता था। उसके ठेले पे लोग दूर दूर से पकौड़े खाने आते थे। रमन नाम का समोसे वाला उससे बहुत जलता था। श्याम का धंधा तो बढ़ता ही जा रहा है, मेरे समोसे कोई नहीं खाता, क्यों ना मैं श्याम के पास ही अपना ठेला लगा लूं ताकि उसके ग्राहक मेरे ठेले पे भी आ जाएं। रमन ने ऐसा ही किया और अपना ठेला श्याम के ठेले के साथ लगा दिया। श्याम को ये देखकर बहुत गुस्सा आ गया। रमन, तू यहाँ क्यों आया है? अपनी जगह पर वापस जा। क्यों जाऊं? मेरा ठेला, मेरी मर्जी, और वैसे भी यह जगह ना तेरी है ना मेरी, यह तो सरकारी है। श्याम को यह सुन गुस्सा आ गया और दोनों एक दूसरे से दुश्मनी करने लगे। एक दिन एक ग्राहक वहाँ पर आया। भाई, एक समोसा देना। अरे इधर आओ, समोसे से ज्यादा पकौड़े अच्छे होते हैं, ये लीजिए पकौड़ा। नहीं नहीं, आप समोसे ही लीजिए, ताजा हैं। नहीं नहीं, यहाँ आइए, मैं आपको मुफ्त में एक और पकौड़ा देने को तैयार हूँ। दोनों की लड़ाई सुनकर ग्राहक परेशान हो जाता है। अरे तुम दोनों आपस में लड़ते रहो, मुझे किसी से कुछ नहीं खरीदना। श्याम और रमन की आपस की दुश्मनी देख ग्राहक गुस्सा होकर चले जाते हैं और किसी की भी बिक्री नहीं होती। काफी दिन ऐसे ही चलता रहता है। यह देख एक दिन रमन का बेटा कहता है, पिताजी, आजकल आपके समोसे बिकते नहीं हैं। आपकी और श्याम पकौड़े वाले की लड़ाई में आप दोनों का ही नुकसान हो रहा है। क्यों ना आप दोनों बैठकर आपस में बात कीजिए। अपने बेटे की बात सुन रमन ने श्याम के पास जाकर इस बारे में बात की। अरे श्याम भाई, अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे तो दोनों का धंधा बंद हो जाएगा। और रमन, मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्यों ना हम मिलकर काम करें। और अगले ही दिन दोनों ने अपने दोनों ठेलों को साथ लगाकर उस पे लिखा, रमन समोसा और श्याम पकौड़े वाले की दुकान। इस तरह दोनों ने मिलजुल कर काम करना शुरू किया। अब ग्राहक भी खुश और वो दोनों भी खुश। एक समय की बात है, एक गांव में किशोर नाम का मुर्गी वाला रहा करता था। उसके पास बहुत सारी मुर्गियां थी जिनके अंडे वो बाजार में बेचकर पैसे कमाता था। लेकिन एक दिन जब किशोर अपनी मुर्गियों के अंडे इकट्ठे कर रहा था तो वो एक चीज देखकर बड़ा हैरान रह गया। एक बड़ा अंडा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे ये क्या, इतना बड़ा अंडा? ये तो सबसे अलग है, बहुत अलग दिख रहा है। किशोर अंडे को हैरानी से देखता है और सोचने लगता है कि आखिर इतना बड़ा अंडा किस मुर्गी ने दिया होगा। वो जल्दी जल्दी बाजार गया और सारे बाजार के लोग बड़ा अंडा देखने के लिए वहाँ आए और हर कोई वो बड़े अंडे खरीदना चाहता था। अरे भैया, इतना बड़ा अंडा मुझे भी एक दे दो। बहन जी, ये बस एक ही है, इन्होंने ले लिया, आपके लिए मैं कल ला दूंगा। अरे भैया, मुझे भी चाहिए। हर कोई किशोर का बड़ा अंडा लेना चाहता था। किशोर ने सबसे ज्यादा दाम पे वो अंडा बेच दिया। अब सभी किशोर को ऐसा अंडा फिर से लाने के लिए ललचाने लगे। भैया, कल ला दोगे ना ऐसा अंडा? मैं इंतजार करूंगा और आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा। हाँ। अच्छा, ओहो, अब इन लोगों को वो अंडा कहाँ से ला कर दूं? अगर कल ना दिया तो? और ये मुर्गी कौन है जो इतना बड़ा अंडा दे रही है? अगर इतना बड़ा अंडा देने वाली मुर्गी को बेचा जाए तब तो और भी फायदा हो सकता है। घर पहुंचकर किशोर को फिर से वही एक और बड़ा अंडा मिलता है। वो उसे उठाता है और जोर जोर से मुर्गियों से एक बात पूछने लगता है। बताओ मुझे, ये विशाल अंडा किस मुर्गी का था? तुम में से जिसने भी ये अंडा दिया है मेरे पास आओ, वरना मैं इन अंडों को फेंक दूंगा। यह सुनकर मुर्गी किशोर के पास भागती हुई आई। ये अंडा तो मैंने दिया है। किशोर मुर्गी को देख खुश हुआ और अगले दिन जाकर बाजार में जोर जोर से चिल्लाने लगा। चालाक पानीपुरी वाला। ये कहानी
पानीपत नाम का एक गांव में हुआ। उस गांव में गणेश अपने दोनों बेटियां शीला और माला के साथ रहता था। माला जो छोटी बहन थी बहुत नादान थी। जब भी उसका पापा गणेश कुछ काम के लिए शहर जाते थे तो कुछ न कुछ लाने के लिए बोलती थी। एक दिन गणेश कुछ जरूरी काम पर शहर जा रहा था। तभी माला ने, पापा, आप शहर से आते वक्त मुझे समोसे, भेलपुरी और पानी पूरी भी लाना। जरूर बेटा, मैं सब कुछ लाऊंगा, लेकिन आप दोनों संभाल के रहना। कुछ ज़रूरत पड़े तो चाचा के घर चले जाना। ऐसा गणेश को विदा करते हैं। तभी बड़ी बहन शीला ने बोली, काश इस गांव में भी एक पानी पूरी और चाट का ठेला हो तो हम रोज जाकर मजेदार चाट, पानी पूरी खा सकते थे। उस गांव में कोई भी चाट का ठेला नहीं था, लेकिन अचानक मोहन करके एक नया चाट भंडार खोलता है और वह पूरे गांव में ऐलान करता है कि उसके ठेले पर सारे गांव को मुफ्त में पानी पूरी और चाट खिलाएगा। तभी कुछ लोग उसके ठेले पर इकट्ठे हो जाते हैं। अरे ये क्या है मोहन भैया, मुफ्त में पानी पूरी और चाट, वो भी सारे गांव को? हाँ हाँ चाचा, मुफ्त में खा लो। इस गांव ने मुझे बहुत कुछ दिया है, शहर में बहुत कमाया है व्यापार करके, इसीलिए मेरे गांव आकर मुफ्त में सबको पानी पूरी और चाट खिलाने के लिए सोचा है। अरे वाह मोहन, चाट और पानी पूरी तो बहुत स्वादिष्ट हैं, लाजवाब हैं। जल जीरा तो बार बार पीने का मन कर रहा है। ऐसा ये बात सारे गांव में फैल जाती है। शीला और माला भी सुनते हैं। दीदी दीदी, चलो ना, मुफ्त में चाट और पानी पूरी, मजा आएगा। चलो चलो ना, खाते हैं। अरे माला, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। ठीक है, पहले तुम जाओ, मैं बाद में आती हूँ। ऐसा शीला माला को भेजकर असली बात पता लगाने के लिए मोहन के ठेले के पास जाती है। लेकिन उसके ठेले के पीछे एक पेड़ के पीछे छुपकर सब कुछ देखने लगी। तभी शीला देखती है कि मोहन पानीपुरी के जल जीरा में कुछ मिला रहा था और हंसते हंसते ऐसा बोला, पागल लोग, इन बेवकूफ़ों को पता नहीं है कि इस रसायन को पीने से वो लोग बूढ़े होकर उनका सारा यौवन मुझे मिल जाएगा और मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा। ये सुनकर शीला घबरा जाती है, लेकिन तुरंत सबके सामने आकर जो कुछ भी मोहन ने बोला वो सबको बोलती है। सारे लोग घबरा जाते हैं। देखो मोहन, अभी के अभी तुमको ये रसायन पीना होगा, नहीं तो सारा गांव मार मार के तुम्हें बाहर निकालेंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं पी सकता, मुझे छोड़ दो बहन, मुझे छोड़ दो। लेकिन जब सारे लोग मारने के लिए आगे बढ़े तभी मोहन उसका रसायन पूरा पी लेता है। तुरंत वह एक बुड्ढे की तरह बदल जाता है और नीचे गिर जाता है। सारे लोग शीला की बहादुरी देखकर तालियां बजाते हैं। ऐसा शीला ने सारे गांव के लोगों को बुड्ढे होने से बचा लेती है। मिट्टी की मुर्गी, सोने का अंडा। रत्ना एक दिन जिद करती है कि उसे पैसे जमा करने के लिए एक गुल्लक चाहिए। पिताजी पिताजी, आज घर आते हुए मेरे लिए गुल्लक ला दो ना, मेरे पास एक भी गुल्लक नहीं है। अपने जन्मदिन के दिन मैं उसे फोड़ूंगी, उसमें ढेर सारे पैसे निकलेंगे। मेरे सभी दोस्तों के पास बहुत सुंदर गुल्लक है। वो चौराहे पर ना बहुत अच्छे मिट्टी के बर्तन बनाने और गुल्लक बनाने वाला बैठता है। पिताजी, आप मेरे लिए ला दोगे ना? बहुत शैतान हो गई है, अभी से इस उम्र में पैसा जमा करेगी क्या? ठीक है, शाम को आते हुए ले आऊंगा। रत्ना के पिताजी एक बहुत बड़े सुनार थे। वो घर आते समय शाम को बहुत सारा सोना घर ले आया करते थे। एक दिन उनके पास एक ग्राहक के अंडे बने हुए रखे थे जो कि सोने के थे। इन अंडों को घर ले चलता हूँ,
इस तरह दुकान पर छोड़ना ठीक नहीं। आजकल बहुत चोरी हो रही है। सेठ अंडे अपने थैले में डालकर घर की तरफ आ रहा था। चौराहे के पास पहुंचते ही सेठ को याद आता है कि रत्ना ने एक गुल्लक मंगवाई है। ओहो, याद आया। चलो रत्ना के लिए कुछ ले ही लेता हूँ। वो रत्ना के लिए गुल्लक वाले से एक मिट्टी की मुर्गी ले लेता है जिसमें पैसे जमा करने के लिए गोल छेद बना हुआ था। सेठ उन मिट्टी की मूर्तियों में कमियां निकाल रहा था। अरे कोई भी अच्छी नहीं है। इसकी नाक बड़ी है। अरे इसकी आँख तो बिल्कुल बेकार है। ये रंग अच्छा नहीं है। हाँ, ये ठीक लगती है। जब वो एक सही मुर्गी तलाश कर रहा था, अचानक उसके थैले से एक सोने का अंडा निकलकर मिट्टी की मुर्गी के अंदर चला जाता है। सेठ को इस बात का पता भी नहीं चलता और वो मिट्टी की मुर्गी उठाकर पैसे देकर अपने घर की तरफ चला जाता है। अरे छोटी सी प्यारी सी गुल्लक। रत्ना गुल्लक को पाकर बहुत खुश थी, लेकिन अगले दिन जब सेठ ने अंडों को गिना तो उसे एक अंडा कम मिला। हाय राम, मैं ग्राहक को क्या जवाब दूंगा? मेरा अंडा कहाँ गया? सेठ पूरे घर में तलाश करता है। तभी सेठ को याद आता है कि कल वापसी में लौटते हुए उसने गुल्लक खरीदी थी। वो फटाफट जाकर रत्ना की गुल्लक को देखते हैं। अरे रत्ना, बेटा जरा अपनी गुल्लक तो देना। जल्दबाजी में गुल्लक नीचे गिर जाती है और फूट जाती है। रत्ना जोर जोर से रोने लगती है। मेरी गुल्लक, पिताजी ने मेरी गुल्लक तोड़ दी। अरे रत्ना चुप हो जा बेटा। सेठ खुश हो जाता है क्योंकि गुल्लक के अंदर उसे सोने का अंडा मिल जाता है। शुक्र है भगवान का, नहीं तो आज मेरी जान नहीं बचती बेटा। चल, मैं तुझे अभी एक नहीं 2 गुल्लक खरीद कर दूंगा। हाँ चल चल। पक्का? हाँ हाँ बेटा चलो। रत्ना अपने पिता के साथ गुल्लक की दुकान पर जाती है और 2 मिट्टी की फिर से गुल्लक ले आती है और अपने पिता से कहती है, क्या ये वाली गुल्लक भी सोने का अंडा देगी पिताजी? रत्ना की बातें सुनकर उसके माता पिता जोर जोर से हंसने लगते हैं। मिट्टी की बकरी। गुड्डी नाम की एक बहुत ही शैतान बकरी थी। उसे मैं करने के अलावा और कुछ आता ही नहीं था। हर किसी को अपनी आवाज से हमेशा परेशान करना उसकी बहुत बुरी आदत बन चुकी थी। जंगल के पास एक बहुत बड़े ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। हर रोज गुड्डी उन्हें देखती। अलख निरंजन, अलख निरंजन, हरिओम हरिओम। बाबा साधना में लगे रहते थे, लेकिन गुड्डी लगातार वहाँ खड़ी खड़ी ऐसा करती रहती। उसकी मैं बंद होने का नाम ही नहीं लेती। उसकी आवाज के कारण धीरे धीरे ऋषि मुनि की तपस्या भंग होने लगी। एक दिन ऋषि को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपनी आंखें खोली और गुड्डी बकरी को कहा, हट, तेरे कारण मेरी तपस्या भंग हो रही है। हर रोज यहाँ आकर मैं करती रहती है। दुष्ट बकरी, तुझे इसका अंजाम भुगतना होगा। आज के बाद तू मैं नहीं कर पाएगी। तेरा शरीर मिट्टी का हो जाएगा। ऋषि ने ऐसा कहा ही था कि तुरंत गुड्डी बकरी एकदम मिट्टी की बन गई। अब ना तो वो बोल सकती थी और ना ही कोई बात कर सकती थी, लेकिन वो बहुत रोने लगी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये मुझसे क्या गलती हो गई? ऋषि मुनि ने मुझे मिट्टी का बना दिया। अब मैं क्या करूं? मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। भगवान मेरी मदद करो। ऋषि मुनि फिर से अपनी तपस्या में लग गए। कई दिन बीत गए। बकरी वहाँ मिट्टी की बनी रही और खड़ी रही। अचानक एक दिन तेज तूफान आया और बारिश होने लगी। तेज बारिश के कारण मिट्टी की बकरी धीरे धीरे बहने लगी। कोई बचाओ बचाओ, आज तो मेरी मौत निश्चित है। कोई है? लेकिन बकरी की आवाज बिल्कुल भी किसी को नहीं सुनाई दे रही थी। मगर अचानक ऋषि मुनि के मन में उस बकरी के लिए दया आ जाती है।
वो आंखें खोलते हैं और अपना श्राप वापस ले लेते हैं। बकरी अपने असली रूप में आ जाती है और उनसे माफी मांगती है। आप धन्य है ऋषि मुनि। आज के बाद मैं बिल्कुल भी शोर नहीं करूंगी। रहूंगी तो आपके आसपास, आपकी सेवा करूंगी, लेकिन आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। आपने मुझे जीवन दान दिया है, मुझे मेरी गलती के लिए क्षमा करें। ऋषि मुनि गुड्डी बकरी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, जा, तुझे माफ किया, मगर याद रखना कभी किसी की भक्ति में कोई बाधा ना बने। इस बात का ख्याल रखना आज से तुम्हारा परम धर्म होना चाहिए। मैं समझ गई ऋषि जी, ऐसा ही होगा।